अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम लोगों ने बेटा कार्बोहाइड्रेट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स कितनी तरह के हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सैकराइड्स। जो सैकराइड्स है ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको बोलते हैं सैकरॉन, और इसका मतलब होता है शुगर। इट मीन कार्बोहाइड्रेट्स ऑल आर शुगर्स, ठीक है। 3 ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। आज के टॉपिक में हम लोग मोनोसैकराइड्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसैकराइड्स जो सबसे ज़्यादा सिंपल शुगर्स होती हैं वो होती हैं मोनोसैकराइड्स। अब दे आर स्वीट इन टेस्ट, ईजिली सॉलेबल इन वाटर, रिमेंबर दैट, ठीक है। ये अब करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी जब हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, तो आप लोगों को सब में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये देखते जाना है कि कौन सी किसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है। तो जो मोनोसैकराइड है ये सबसे ज़्यादा सिंपल शुगर्स होती है। सिंपल शुगर्स का क्या मतलब होता है कि ये फर्दर जो है इसकी अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो नहीं हो सकती। समझ आ गई मेरी बात की? ये सबसे ज़्यादा सिंपल यूनिट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा छोटे यूनिट्स होते हैं। अगर इनकी हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करें तो इनमें से हमें कोई कंपाउंड और नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दे आर स्वीट इन टेस्ट, ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। वही मैंने बात की ना कि ये सबसे ज़्यादा सिंपलर हैं, ये मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। मतलब जिस तरह से हम वाटर के यूज़ करके ब्रेक डाउन करते हैं ना और हमें सब यूनिट्स मिलते हैं, इस तरह से इसके नहीं मिल सकते क्योंकि ये खुद ही सबसे ज़्यादा छोटे यूनिट्स हैं। उसके बाद केमिकली दे आर इधर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, डेफिनेशन वही रहेगी क्योंकि दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। ऑल कार्बन एटम इन द मोनोसैकराइड एक्सेप्ट वन हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब अगर हम लोग मोनोसैकराइड के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा एक के अलावा। समझ आ गई? द रिमेनिंग कार्बन एटम इज इधर अ पार्ट ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप और द कीटो ग्रुप। और जो एक कार्बन बच जाएगा वो या कीटो ग्रुप का पार्ट बनेगा या फिर वो एल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट बनेगा। तो शुगर अगर एल्डिहाइड ग्रुप शुगर के साथ लगा होगा कार्बन की चेन के साथ तो वो एल्डो शुगर होगी, अगर कीटो ग्रुप लगा होगा तो वो कीटो शुगर होगी। समझ आ गई? दे आर इंडिकेटेड इन द केस ऑफ 2 ट्रायोसिस स्केच्ड बिलो। 2 ट्रायोसिस बनते। ट्रायोसिस का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर 3 कार्बन हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब 3 कार्बन है, इसके साथ 1 2 3 ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। समझ आ गई मेरी बात की? और नीचे देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी सबके साथ हाइड्रोजन है। समझ आ गई मेरी बात की? कीटो देखें, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, साइड्स पे OH ग्रुप है और फिर हाइड्रोजन ग्रुप है। इस तरह से इसके ये स्ट्रक्चर बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको याद करना है, ड्रॉ करके देखना है, एल्डोज का, कीटोस का, ठीक है। अब क्या होता है कि नेचर के अंदर मोनोसैकराइड्स विद मोनोसैकराइड्स के जो होते हैं ना, ठीक है, वो कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? वो 3 से 7 कार्बन एटम वाले होते हैं। मतलब वो जिसके अंदर 3 कार्बन हो, वो जिसके अंदर 4 कार्बन हो, वो जिसके अंदर 5 हो, 6 हो, या जिसके अंदर 7 कार्बन वाला एटम हो, कंपाउंड होगा, वो सारे के सारे मोनोसैकराइड्स होंगे, ठीक है। अब अगर 3 कार्बन वाला होगा तो उसको बोलेंगे ट्रायोज, अगर 4 वाला होगा उसको बोलेंगे टेट्रोज, अगर 5 वाला होगा उसको बोलेंगे पेंटोसिस, जिसके अंदर 5 कार्बन होगा। उसके बाद अगर 6 कार्बन होगी तो उसको बोलेंगे हेक्सोसिस। इसी तरह अगर 7 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसको बोलेंगे हेप्टोसिस। समझ आ गई? इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? CH2O और N, ठीक है, ये इसका ग्रुप होता है और ये N क्या इसके नंबर को शो कर रहा है, ठीक है, जो कि सिर्फ 3 to 7,000 भी हो सकता है और भी जा सकता है, ठीक हो गया। 2 ट्रायोसिस मेंशन अबव आर इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। वो जो हमने ऊपर देखा है एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डो शुगर और कीटोस शुगर का, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी रोल प्ले करते हैं। टेट्रोसिस जो होते हैं, अब ये ना सबके फंक्शंस इन्होंने बता दिए हैं, ठीक है। ट्रायोस का क्या फंक्शन है कि ये इंटरमीडिएट होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। टेट्रोसिस क्या होते हैं? ये नेचर के अंदर रेयर होते हैं, मतलब ये इतने ज़्यादा तादाद में नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये पाए जाते हैं। पेंटोसिस और हेक्सोसिस जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन मोनोसैकराइड्स हैं, ठीक है। फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोसिस ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होती है वो 6 कार्बन पर कंपाउंड होती है। हमने उसका फार्मूला देखा था ना, C6H12O6, मतलब ये कि उसके अंदर 6 कार्बन होती है। वो भी एक मोनोसैकराइड है, 6 कार्बन शुगर है वो, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कॉमन भी है। इट इज़ एन एल्डो शुगर, इसके साथ एल्डो ग्रुप लगा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड ग्लूकोज इज गिवन बिलो।
उसके बाद ये आपकी बुक पे दोनों स्ट्रक्चर्स बने हुए, आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं। Most of the monosaccharides form a ring structure when in solution. For example, ribose will form a 5-cornered ring, ribofuranose, whereas glucose will form the 6. अच्छा, ये जो अब राइबोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अगर ये सिंपली इसको हम लोग रिंग की फॉर्म में बनाए ना, ठीक है, तो राइबोज जो होता है ये इसके 5 कॉर्नर बनते हैं और उसको बोलते हैं राइबोफ्यूरानोज, और अगर ग्लूकोज का बनाए तो उसके 6 कॉर्नर बनेंगे और इसको बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज। स्ट्रक्चर्स शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सी ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये इधर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है ये है राइबोफ्यूरानोज और जो राइट साइड पे है ये है राइबोपायरानोज, ठीक है, ग्लूकोपायरानोज, सॉरी, ठीक हो गया। अब आप देखिए कि ऊपर जहाँ या राइबोफ्यूरानोज में ओ लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो इसके अंदर जो है वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। नीचे देखें, अब यहाँ से जो पहला कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ पे जो दरमियान में है ना, जहाँ ऊपर ओ एच और नीचे एच लगा हुआ है, ये कॉर्नर पे कार्बन एक्चुअली लगी हुई, हर कॉर्नर पे ये कार्बन लगी हुई है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। अब आप कार्बन देखें कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 और वो ऊपर 5वीं लगी हुई है कार्बन, जहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH। समझ आ गई? इस तरह से ये 5 कार्बन शुगर वाला कंपाउंड है, ठीक है। और जिस जहाँ जहाँ पे OH लगा हुआ है ये आपने वहीं पे लगाना है, जहाँ जहाँ पे H लगा हुआ है वो भी आपने वहीं पे लगाना है, ठीक है। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की तरफ आएँ जो आपके राइट साइड पे बना हुआ है, इसको देखिए साइड पे O है और इसके कॉर्नर्स गिने 1 2 3 4 5, ठीक है, और ऊपर एक 6 वाला भी होता है। समझ आ गई? ये राइबोपायरानोज का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी 5 ही होते हैं, लेकिन एक जो ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर होता है वो 6 कार्बन वाला शुगर होता है, ठीक हो गया। इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल द फ्रूट्स बीइंग अबंडेंट इन द ग्रेप्स, पिग्स एंड डेट्स, ये सारे फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन 0.08% ऑफ ग्लूकोज, ब्लड के अंदर भी इसकी इतनी परसेंटेज होती है। कंबाइंड फॉर्म मतलब अगर किसी के साथ ये कंबाइन हुआ है केमिकली तो फिर ये डाइसेक्राइड बनाते हैं या फिर पॉलीसेक्राइड भी बनाते हैं। स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये जो कंपाउंड्स हैं ना, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, अगर इनकी ब्रेकडाउन की जाए, हाइड्रोलिसिस की जाए, वाटर के जरिए से इनकी ब्रेकडाउन की जाए तो फिर ये ग्लूकोज को यील्ड करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और वाटर फ्रॉम द सॉइल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज फर्दर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6CO2 और ये वाटर ले रही है, ये दोनों चीज़ें मिलकर इन्होंने ग्लूकोज बना दिया C6H12O6 और साथ ये वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज करेगा। एज इंडिकेटेड इन दिस इक्वेशन एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट, ठीक है। जब कोई कंपाउंड बनाना है तो उस वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। जब इसी कंपाउंड की ब्रेकडाउन होगी तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम लोग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाएं तो हमें 7.6 किलो कैलोरीज जो होती है एनर्जी की यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एज केमिकल एनर्जी एंड बिकम अवेलेबल। अब क्या होता है कि ये ग्लूकोज में सारी एनर्जी चली जाती है, ये जितनी भी एनर्जी यूज़ हुई है उसको बनाने में, तो फिर ये बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज यूज़ होता है तो ये बॉडी को यही एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है उसको डिफरेंट प्रोसेस के लिए, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।